Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो हमारा अध्याय है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की इकोलॉजी बुक से बायोमैग्निफिकेशन ऑफ लेड है। लेड का उपयोग जनरली ह्यूमन बीइंग 6000 वर्षों से पहले से करता आ रहा है। ग्रीक तथा रोमन इसका उपयोग बर्तनों तथा उनकी कलाई में करते थे। कलाई होता है, ऊपर एक वो चढ़ाते हैं परत, वो उसको कलाई बोलते हैं। आजकल शीशे का उपयोग अनेक कामों में होता है। आप ये जितनी भी बैटरियाँ देख रहे हैं अपन, जैसे 4 व्हीलर की बैटरी हो, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे कोई सी भी बैटरी हो, तो उस बैटरी के अंदर जो चार्ज होता है वो शीशा भरा रहता है। उसी शीशे से इलेक्ट्रिक का उत्पादन होता है। लेड के कामगारों में जो प्रदूषण का प्रमुख कारण है वो ये है कि ये उनके अंदर प्लम्बिज्म नामक एक रोग डेवलप करता है जो सीधा सीधा किडनी के ऊपर हमला करता है। इससे ब्लड का जो टॉक्सिफिकेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है तथा आपके शरीर में रक्त की कमी भी हो सकती है, जिसे अपन एनीमिया कहते हैं। लेड का प्रदूषण पेट्रोल युक्त वाहनों से भी होता है, क्योंकि पेट्रोल में लेड के कार्बनिक यौगिक टेट्रा इथाइल और टेट्रा मिथाइल एंटी नॉकिंग कारक के रूप में डाले जाते हैं। यहाँ दहन के उपरांत यह लेड ऑक्साइड में बदल जाता है जो वाहनों के धुएं से निकलकर फेफड़ों में पहुँचता है। एक अनुमान के अनुसार वाहनों व उद्योगों के कारण प्रतिवर्ष वातावरण में 50 लाख टन लेड आ जाता है। अन्य पदार्थों की तरह लेड को भी जीव सीधे या खाद्य श्रृंखला से प्राप्त करते हैं तथा इसके प्रति भी जैव आवर्धन का गुण प्रदर्शित करते हैं। निम्नतर खाद्य स्तरों पर लेड की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि उच्चतर खाद्य स्तरों पर लेड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, जो इसके बायोमैग्निफिकेशन का एक प्रमाण है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे स्ट्रांशियम जैव आवर्धन। स्ट्रांशियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ये कैल्शियम की भांति व्यवहार करता है। समुद्र में यह 11वें स्थान पर प्राप्त होता है। स्ट्रांशियम के 4 तो स्थायी व 7 रेडियोधर्मी आइसोटोप होते हैं। रेडियोधर्मी आइसोटोप में से 6 बहुत छोटी अर्धायु के होते हैं, परंतु जो स्ट्रांशियम 90 होता है इसका जो अर्धायु काल है वो अधिक होता है। पर्यावरण में इसके शामिल होने का स्रोत न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। न्यूक्लियर जो थर्मल लग रहे हैं वो हैं। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव अपन पदार्थ यूज़ करते हैं लैब के अंदर वगैरह, वो सारे इसके सोर्स हैं। इसके प्रति भी जीव जैव आवर्धन का गुण दर्शाते हैं। पहले आपको बता दिया गया कि ये कैल्शियम की भांति व्यवहार करता है, अतः कशेरुकी जीवों के लिए इसका प्रदूषण अत्यंत महत्व तथा हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि यह रक्त में शामिल होकर कैल्शियम की भांति व्यवहार करता है तथा रक्त का निर्माण करने वाली रक्तोत्पादक कोशिकाएं के निकट संपर्क में आता है। विभाजन करने वाली कोशिकाएं रेडिएशन के कारण अधिक संवेदी हो जाती हैं, अतः इन्हें रेडियो सक्रिय स्ट्रांशियम से भी क्षति पहुंचती है। स्ट्रांशियम का खाद्य श्रृंखला में बायोमैग्निफिकेशन होता है तथा उच्चतर जीवों में यह रक्तोत्पादक कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है तथा एक कैंसर का भी कारण बनता है। जैविक पदार्थों में स्ट्रांशियम आसानी से अंतर्गहित हो जाता है। इसी कारण इनके विकिरण के प्रति उद्भाषण को नापने के लिए दूध, अस्थि, मृदा आदि में कैल्शियम की तुलना में स्ट्रांशियम की मात्रा नापना, जिसे स्ट्रांशियम यूनिट कहते हैं, एक प्रचलित पैमाना होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण व जीवों में प्रदूषकों का भविष्य। कि जो पर्यावरण है वो पर्यावरण में जो पॉल्यूटेंट है, इन पॉल्यूटेंट की नियति क्या है, इनका फेट क्या है, भविष्य क्या है। अभी तक के अध्याय में आपने पढ़ा जैव सांद्रण, जैव संचय, जैव आवर्धन। कुल मिलाकर ये प्रदूषक वातावरण से सीधे सीधे जीवों के अंदर समाहित होने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। कोई भी प्रदूषक जब पर्यावरण में शामिल हो जाता है तो उसकी कितनी मात्रा जीव तक जाएगी तथा कितनी नहीं, यह निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहला है लाइफ ऑफ पॉल्यूटेंट केमिकल्स। प्रदूषक रसायन की आयु। प्रत्येक रसायन की एक आयु होती है। समय के साथ साथ इसकी मात्रा घटती जाती है। इस तरह अल्पायु रसायन शीघ्र विघटित होकर अहानिकारक पदार्थों में बदल जाते हैं, जबकि दीर्घायु प्रदूषक पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, तब तक अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं। सेकेंड है इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी रहती है, जैविक सक्रियता।
जैविक रूप से सक्रिय रसायनों का आसानी से अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है तथा कम मात्रा में होते हुए भी वे क्षति पहुंचा सकते हैं। उदाहरणार्थ स्ट्रोंशियम कैल्शियम की तरह रासायनिक व्यवहार दर्शाता है जो जीवों तथा विशेष रूप से कशेरुकी जीवों के लिए एक आवश्यक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक पदार्थ है। नेक्स्ट है वसा विलेयता, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। वसा विलेय पदार्थ अक्सर अधिक जैव संचित होते हैं। मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये पॉल्यूटेंट होते हैं, इनकी प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक तो वसा स्नेही और दूसरा जल स्नेही। जल स्नेही जो होते हैं उनको कोशिकाएं बांध नहीं पाती हैं तथा वो शरीर में जल के साथ मल या मूत्र के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। लेकिन जो केमिकल्स वसा स्नेही होते हैं वो हमारे कोशिकाओं में या ऊतकों में जाते हैं तो वहाँ पर कोशिकाएं उन्हें बांध लेती हैं, फलस्वरूप वो लंबे समय तक उस पर्टिकुलर जगह में संचित रहते हैं। नेक्स्ट है गतिशीलता, मोबिलिटी। अगतिशील रसायन का प्रदूषण के स्रोत तक ही रह जाता है, जबकि अधिक गतिशील रसायन दूर दूर तक फैलकर अपना दुष्प्रभाव दिखाता है। सिंपल सी बात है, जो मोबिलिटी इनकी है, यदि किसी की मोबिलिटी कम है तो वो एक जगह ही पड़ा रहेगा और किसी की मोबिलिटी ज़्यादा है तो वो दूर दूर तक फैलकर अपना दुष्प्रभाव दिखाता है। पर्यावरण में शामिल होने पर बहुत से प्रदूषक पदार्थों का भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। अपघटन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पदार्थ सामान्यतः अपेक्षाकृत सरल यौगिक होते हैं। सामान्यतः ये जीवों के लिए कम हानिकारक होते हैं, परंतु ये आवश्यक भी नहीं है कि विखंडन उत्पाद सदैव अपने पैतृक पदार्थों की तुलना में कम हानिकारक हो। प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, अनेक रसायन, जल या मृदा की पीएच, लवण आदि पर्यावरणीय कारक किसी पदार्थ का विखंडन करते हैं। इनके अतिरिक्त सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया व कवक भी प्रदूषकों का विखंडन कर सकते हैं। इसे जैव अपघटन कहते हैं। यदि अपघटन का कार्य किसी सजीव के द्वारा हो रहा हो या किसी जीव के द्वारा हो रहा हो तो इसे जैव अपघटन कहते हैं। जैव अपघटन या बायोडिग्रेडेशन जटिल व बड़े जैविक अणुओं का बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीवों अथवा उनके स्रावों द्वारा छोटे व सरल अणुओं में विखंडन या क्षय जैव विखंडन या जैव अपघटन कहलाता है। वे पदार्थ जिनका सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन किया जा सके बायोडिग्रेडेबल या जैव अपघटनीय कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। ये रासायनिक बंधों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनके एंजाइम स्राव अनेक बार इस प्रक्रिया में किसी प्रदूषक रसायन को भी अपघटित कर सकते हैं, जिससे उसका यह विषैले प्रभाव समाप्त हो जाता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि ऐसा कर वे उनसे ऊर्जा ही प्राप्त कर सकें। अनेक बार ऊर्जा के खर्च पर ऐसा किया जाता है तो कभी कभी विषैले पदार्थों का अंतिम उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में भी अपघटन कर दिया जाता है। इस तरह सूक्ष्म जीव, जैसा कि आप अपघटों की खास श्रृंखला में पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण में सरल से जटिल बड़े यौगिकों को पुनः पर्यावरण में उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ देखिए प्रदूषकों का विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण में प्रवेश। एक ये बार डायग्राम बना रखा है, इससे आप इसको देख सकते हैं। जो प्रदूषक होता है उसका पर्यावरण में जो प्रवेश है वो किन तरीके से पर्यावरणीय कारकों से यूवी प्रकाश, धातु द्वारा अपघटन, सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन, ओवरऑल जो पर्यावरण में शेष मात्रा रह गई वो विभिन्न माध्यमों से अंतर्ग्रहित कर ली जाएगी। अंतर्ग्रहित करने के बाद में अब वो कोई सा भी मीडियम हो सकता है, चाहे वो फीडिंग हो, ब्रीथिंग हो, ड्रिंकिंग हो, चाहे वो स्किन की या बॉडी सरफेस के द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो। उसके बाद में इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हो सकता है जल के कारण उनका उत्सर्जन हो जाए, फैट के कारण उनका बायो एक्यूमुलेशन हो जाए। अगले खाद्य स्तर पर उपलब्ध सांद्रता तथा जैव आवर्धन आगे बढ़ती हुई चली जाती है। इसमें देखिए जैव अपघटनीय प्लास्टिक, ग्रीन प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। प्लास्टिक जब इसकी खोज हुई थी तो इसको विज्ञान का एक वरदान माना गया था कि साहब ये बहुत लाभदायक है। वह लोगों ने क्या किया, इसका अंधाधुंध उत्पादन किया, उनका उपयोग किया। प्लास्टिक की मांग मार्केट में ज़्यादा थी, प्लास्टिक सस्ती थी,
कम खर्चे में ये उपलब्ध हो जाती है, ये बहुत से साधन उपलब्ध करवा देती है। लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बनकर पृथ्वी पर सामने आई। देखिए, प्रकृति में छोड़ दिए जाने पर मानव निर्मित पदार्थ आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। प्रकृति में अनेक कारण जैव अपघटन को प्रभावित करते हैं, परंतु जो पदार्थ 6 माह की अवधि तक अपघटित कर दिए जाए उन्हें तो जैव अपघटनीय पदार्थ कहा जा सकता है। प्लास्टिक को जैव अनअपघटनीय कहा जाता है। मनुष्य ने प्लास्टिक की खोज के बाद इतने अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया है कि इस पृथ्वी के प्लास्टिक के कूड़ा घर में बदल जाने की संभावना है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है, परंतु सुरक्षित पुनर्चक्रण की तकनीक महंगी होने के कारण आमतौर पर असुरक्षित पुनर्चक्रण तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादित प्लास्टिक में कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन हो सकते हैं। ऐसे में एक अपघटनीय प्लास्टिक के प्रचलन की गुंजाइश है, जिसे प्रकृति में छोड़ देने पर वह अपघटित हो सके। ऐसे में कम समय काम लिए जाने वाला प्लास्टिक जैसे पैकिंग हेतु इस तरह से बनाया जा सकता है तथा इसे मृदा में छोड़ने पर इसका अपघटन कंपोस्ट हो सके। पॉलीएक्टाइड PLA इसी प्रकार का प्लास्टिक है तथा मैटर BI एक जैव अपघटनीय प्लास्टिक है। इसे ऐसे प्लास्टिक बनाने की तकनीक अभी सुलभ व सस्ती नहीं है। मेरे आज के वीडियो में आपने देखा कि हमने लेड, स्ट्रांशियम का बायोमैग्निफिकेशन देखा, प्रदूषकों का वातावरण के अंदर उनका भविष्य देखा। इसके अलावा हमने ग्रीन प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।